तो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आगे इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं आपका पूरे क्लास 8th की सोशल बैच की, मतलब जिस सोशल बैच को मैं चलाता हूँ, सोशल साइंस की जो पूरी बैच चलाता हूँ, ये इसका लास्ट चैप्टर है। हमने इसके पहले आपको ऑलरेडी क्लास 8th के ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल्स में आपको दे दिए हैं, और ये आपका सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम शुरू करेंगे 9th स्टैंडर्ड। क्लियर? तो आप लोग लाइमलाइट में बने रहना, वीडियोस को रेगुलर देखते रहना, जिससे कि मेरे को एक सपोर्ट मिलता रहे। और जो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, देखो बहुत लोगों ने पूछा था कि सर आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हो तो किस तरीके से सब कुछ बनाते हो। देखो, मैं सब कुछ अपने फ़ोन से करता हूँ, मैं एडिटिंग में अपने फ़ोन से करता हूँ, रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन से करता हूँ, पीडीएफ को भी एडिटिंग में अपने फ़ोन से करता हूँ, हर एक चीज़ की नोट्स वगैरह सब कुछ अपने फ़ोन से बनाता हूँ। मेरे लिए टिपिकल एक जो मेरा फ़ोन है ना, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है अभी, कि अगर मेरे पास फ़ोन नहीं होगा ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं अपना यूट्यूब चैनल तक मेरा पूरा डेड हो जाएगा अगर मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा। तो मैं अपनी हर एक चीज़ को फुलफ़िल करता हूँ इस फ़ोन के हिसाब से। अभी अगर फ़ोन नहीं होगा तो मैं अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। क्लियर? तो ये कुछ बच्चों का कुछ डाउट है जो मेरे को पर्सनली मैसेज किया था कि सर ये एडिटिंग वगैरह कैसे करते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, जब मैं कभी किसी और जोन में जाऊंगा, फिर किसी और जोन में मैं आया तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं एजुकेशन जोन में रहना चाहता हूँ। मैं इसमें रहकर आपको हर एक चीज़ का अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों के हाथ में, आप मुझे को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतने मेरे चैनल को लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, कि जो चाहते हैं कि अपने एक शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ को सीखना चाहते हैं। देखो, मैं आपको कोई 30 सेकंड की या 15 सेकंड की रील या शॉर्ट नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप चाहे एक समुद्र में से पढ़ो, मैं आपको बोलता हूँ इस चैप्टर की मैं सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर नंबर 10 समझा सकता हूँ। कितने 30 से 1 मिनट के बीच में आपको चैप्टर नंबर 10 में पूरा समझा सकता हूँ, समझ रहे हो। बट वो होगा पता क्या, कि आज की डेट में दुनिया में ना, एक है ओशन, फिर आपका आता है नदियाँ, फिर आपका आता है एक छोटा सा तालाब। तो जो आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो ना, वो छोटे से तालाब से कर रहे हो, और मैं आपको पूरा का पूरा समुद्र दे रहा हूँ। कि मेरे वीडियो चाहे लंबे होंगे, पर आपको प्रॉपर नॉलेज, आपको उस चैप्टर से कोई डाउट्स वगैरह नहीं होंगे, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वही आपके लगभग एग्जाम से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उठ के आएंगी, बाकी कोई चीज़ें नहीं आने वाली। क्लियर? ओके, तो आप चैप्टर हम शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में क्या है। चैप्टर नंबर 10 ये कहता है कि आपके लॉ के हिसाब से आपको हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करना है, चाहे वो मेजॉरिटी में आता हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में आता हो। आपके लिए वो लॉ के हिसाब से हर एक इंसान इक्वल है। दूसरी चीज़ कि चाइल्ड लेबर्स को हमने प्रोहिबिट किया, मतलब एक बार हमने उसको जड़ से निकाल दिया है कि चाइल्ड लेबर्स को आप अगर अपने आसपास होते हुए आप देख रहे हो तो उसको रोको, उसको प्रमोट मत करो। क्लियर? हमको पता है कि इन गुजरात या मध्य प्रदेश कह लो, या फिर जो आपके जो टायर 1 वाला सिटी है, टायर 2 वाला सिटीज़ है, उसके अंदर आपको देखने को टिपिकल देखने को मिलता होगा कि 10-10 साल के बच्चे, 11-11 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे रोड पे घूम रहे होते हैं, कचरा बीन रहे होते हैं। तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हो कि हम आपको पैसे देंगे, आप पढ़ने जाओ। राइट? एक बहुत पहले पिक्चर आया था जिसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स को दिखाया गया था कि बच्चों को पैसा चाहिए, उनके पेरेंट्स को पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर में अगर ये पैसा कमा के नहीं आया तो रात को खाने को रोटी नहीं मिलेगी। तो जो उनकी जो बेसिक नीड्स है, अगर कोई वो फुलफिल कर देगा तो वो लोग भी पढ़ना चाहते हैं। राइट? मेरे आसपास के घर पर जितने भी आसपास के लोग रहते हैं, मैं उनको बोलता भी हूँ कि भाई तुम ऐसे इनिशिएटिव पकड़ो, जो आपके पास अगर पैसा है ना तो आप इनिशिएटिव को पकड़ सकते हो, आप टिपिकल पब्लिक को मार्केट में ला सकते हो। पब्लिक है जो सेवा करने के लिए रेडी बैठी है, बट उनको सेवा में ऐसा चाहिए कि उनका चाहे नाम आए ना आए, बट लोग बढ़ने चाहिए, एक कम्युनिटी बढ़नी चाहिए, लोग प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ने चाहिए। राइट? तो लोग चाहते हैं कुछ ज़्यादा करना है। अब देखो इस चैप्टर में क्या दिया गया है। इस चैप्टर में आपको दिया गया है कि हर एक इंसान का राइट है कि उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर उसको मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर इसके अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अगेंस्ट में ये है कि अकॉर्डिंग टू द राइट्स नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क ऑन ए लो वेज और ए अंडर बाउंड्रीज। मतलब एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है
कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो। देखो अब इसका हमको पता है कि लेबर वर्क या फिर कह लो कि जो लेबर लॉ है उसके हिसाब से आपको उतना पैसा मिलना चाहिए। अगर उतना पैसा नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है। समझो, हर कंपनी के अंदर ना, हर कंपनी के अंदर एक HR होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सिंग वाला। इस HR का काम क्या होता है कि वो लेबर लॉ को कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में पढ़ के आना चाहिए। अगर वो इंसान डिटेल में पढ़ के आता है तो उसको पता है कि मुझे किस इंसान को कितना वेजेस के रूप में उसको कितना तनख्वाह देनी है, उसको पता होती है। अगर उस इंसान ने लेबर लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा कि मुझे टिपिकल कितने पैसे किसी इंसान को देने हैं इस लेवल पे, राइट। तो ये भी होता है कि वो उसका एक फंडामेंटल राइट जिसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी ए एम्प्लॉय इन ए शॉप, फैक्ट्रीज और ए माइंस। देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, किसी फैक्ट्रीज के अंदर, किसी शॉप्स के अंदर, किसी माइंस के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी हार्मफुल फैक्ट्रीज के अंदर, ऐसी जगहों पे 14 साल से 14 साल से कम बच्चों को अलाउड नहीं है कि वहाँ पे वो लेबर वर्क करे। फिर भी हमने देखा है कि टिपिकल आप किसी भी टायर 3-4 सिटीज़ के अंदर चले जाओ जहाँ पे पब्लिक नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पे इतना चेकिंग वेकिंग वगैरह नहीं आता, ह्यूमन राइट्स वाले वहाँ पे चेकिंग करने नहीं आते हैं। अब वहाँ चले जाओ, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे टिपिकल बच्चों का नाम है, राइट, कि ऑन पेपर उन बच्चों की उम्र होगी 12 साल, या कह लो कि उनकी उम्र होगी 18, 19, 22 साल। बट उनसे अगर आप पूछोगे ना टिपिकल उनको बिठा के क्या बेटा आपकी उम्र क्या है, तो खुद बोलेगा कि मेरी उम्र 13 साल या 12 साल है, राइट। तो जस्ट इमेजिन करके कोई इंसान किसी हार्मफुल माइंस के अंदर काम कर रहा है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, और उस माइन का मालिक है वो उससे काम करवा रहा है, उसके पैसे भी दे रहा है, बट उस बच्चे का भविष्य क्या है उसके बाद? समझ रहे हो? उस बच्चे को, जो उस बच्चा उस चीज़ को सफ़र कर रहा है कि वो अपने आने वाली जनरेशन को क्या प्रोवाइड करेगा, कि आप उसको ऐसी एक हार्मफुल जगह पे फैक्ट्रीज़ के अंदर, सीमेंट की ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर एक ऐसी एक अलग टाइप की गैस या फिर अलग टाइप की एक रज उड़ के आती है जो टिपिकल आपके लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो उसके लिए आपको मुँह में मास्क पहनना पड़ता है, आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, आपको अपनी सेफ्टी, आँख को बहुत बचा कर रखना पड़ता है। और उस छोटे से बच्चे को क्या पता होगा कि भाई उसको सेफ्टी के बारे में क्या पता है भैया? वो 10 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है यार? और आप उसको ऐसी टिपिकल एक हार्मफुल जगह के ऊपर रखते हो, उसको बोलते हो कि तू ये कर, वो करेगा, वो पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी उस टाइम पे। बट आने वाले 10 साल 11 साल के अंदर वो इंसान एक लंग्स की टिपिकल बीमारी से वो पीड़ित हो जाएगा और आने वाले 20-30 साल के अंदर वो मर जाएगा। समझ रहे हो? तो जो फैक्ट्री का एम्प्लॉय या फिर फैक्ट्री के अंदर जो मालिक है वो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता है कि इस इंसान का भी, इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ का, ह्यूमन राइट्स का, गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कि उनका रेगुलर चेकिंग होना चाहिए कि कुछ ऐसी हार्मफुल जगह हैं जो माइंस वगैरह है, इंडस्ट्री जैसी है, ऐसी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 14 साल से कम बच्चों को काम ना करवाया जाए। वहाँ पे उनका रेगुलर चेकिंग करना है जिससे कि उनको एक डाटा प्रोवाइड मिलेगा कि भाई आज की डेट में भी इतने इतने लोग या फिर इतने इतने जो लोग हैं वो आज भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया इसके लिए 2-3 चीज़ें करी कि हम लोगों ने प्रोटेक्शन के बारे में हमने बता दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स को क्रिएट कर दिया, उसमें हमने एक टर्म को यूज़ कर दिया कि भाई ये होना चाहिए, अगर इसका एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हो। और उस याद रखना, अगर आपने प्रूफ कर दिया ना कि ये इंसान या फिर ये कंपनी का मालिक अपने अंदर 14 साल से कम बच्चों को हायर कर रहा है या फिर उनके पास से काम करवा रहा है, तो याद रखना वो इंसान ज़िंदगी भर निकल नहीं पाएगा। फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करने के जो जुर्माना या फिर उनके बारे में जो सजा है वो बहुत टिपिकल है, राइट। आगे बात करते हैं कि भाई, अब आगे बात करते हैं भोपाल ट्रेजेडी के बारे में। अब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी वो आपको नीचे बताऊँगा। चलो मैं आपको पहले वो भोपाल ट्रेजेडी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं हम एक बार, कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ। तो जो भोपाल ट्रेजेडी थी वो हुई थी 1984 के अंदर। ये एक भोपाल के अंदर एक यूनिकार्बाइड करके एक जो आपकी फैक्ट्री थी उसके अंदर एक टिपिकल मीथेन आइसाइड करके एक जो गैस होती है MIC करके गैस होती है, वो लीक हो गई थी, ठीक है। वो एक जगह से लीक हुई थी। इसके ऊपर डिटेल्स में बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं आपको लाने वाला हूँ। भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से वो पूरा का पूरा इंसिडेंस हुआ था। और उस इंसिडेंस को हो चुके हैं 25 साल से भी ऊपर।
फिर भी आज तक समझ रहे हो 25 सालों से भी उस पूरा इंसिडेंस हो चुका है, फिर भी आज भोपाल के अंदर टिपिकल आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो उस गैस से आज भी पीड़ित हैं, राइट। जिस तरीके से हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर जब न्यूक्लियर बम्स का इवोल्यूशन किया गया था, तो आज भी आपको कुछ जनरेशन आपको ऐसी देखने को मिलेंगी कि जो विकलांग होगी या फिर उसमें कोई ना कोई डिसीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो टिपिकल गैस थी जिसने पूरे भोपाल के अंदर टिपिकल 8,000 से भी ज़्यादा लोगों को मार डाला था यार, समझ रहे हो। और उस हिसाब में किसी ने उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की थी। गवर्नमेंट ने भी इतना लाइबली उसको लिया था क्योंकि पहली बार फॉरेन कंपनी से आके यहाँ पे आके कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया था। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएंगी कि इनको शुरू करने की परमिशन मिली कैसे। तो देखो टिपिकल चीज़ आपको बता देता हूँ कि इनको परमिशन इसलिए मिल जाती है क्योंकि इंडिया के अंदर चीप लेबर वर्क अवेलेबल है। फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ पे लेबर वर्क इजीली मिल जाता है और वो उनको पता है कि उनको अपने पूरे प्रॉफिट का सिर्फ 2% 1% अपने लेबर पे खर्च करना है। अगर वो लोग इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडिया का अंदर जो जितना भी लेबर वर्क है अगर उनको हायर करते हैं, राइट, तो आपको देखने को मिलता होगा कि वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं अब आती हैं कि हम इंडिया के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को इंपोर्ट करें। तो वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, या तो उसके अंदर इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे लेबर वर्क करते हैं, या फिर फॉरेन कंपनियां इंडिया के अंदर अपने आके अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को खड़ा करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको चीप लेबर अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे। और जब वहाँ पे उनको अवेलेबल मिल जाता है ना, जब उनको वो चीप लेबर मिल गया है तो उनको पता है कि उनको अपने पूरे प्रॉफिट से फिर 1% या 2% देना है, ख़त्म। बाकी 98% वो उनका खुद का है। क्लियर, समझ रहे हो। वो लोग ये सोचते हैं, वो लोग यहाँ पे आके उनकी सेफ्टीज़ के बारे में ना गवर्नमेंट वो चेक करती है कि भाई ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो वहाँ पे किन किन लोगों को हायर कर रहा है, वो लोग उस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं नहीं बैठते हैं, उनके पास उस चीज़ का नॉलेज है नहीं है। क्योंकि देखो आज की डेट में क्या होता है कि अगर आपको पता है कि अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट के अंदर काम करना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। वहाँ पे अगर आप टिपिकली कोई भी काम करते हो बोल रहा हूँ आपको, कोई भी काम करते हो, फिर भी आपको न्यूक्लियर प्लांट के काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है इन एनी कंडीशंस, राइट। तो उस जगह पे काम करने वाले लोगों को पहले से ही इतनी गाइडेंस, इतनी ड्रिल्स वगैरह कराई जाती है कि उनको पहले से ही नॉलेज होती है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमको क्या करना है, राइट। तो उस टाइम पे जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो वहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे। उनको लगा कि एक नॉर्मल गैस, एक पॉइजन ऐसे कहते हैं, उनको ये तक नहीं पता कि ये पॉइजन गैस है। उनको लगा कि भाई कोई गैस है, वो लीक हो चुकी है, इट्स ओके, चलेगा, वो तो होती रहती। बट जब उस इंसिडेंस को रात भर होने के बाद, याद रखना ये इंसिडेंस हुआ था शाम को 6 बजे सब कुछ शुरू हुआ था, 6 बजे के बाद सब कुछ शुरू हो चुका था सर, ठीक है। और पूरी रात उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। उसके अगले दिन मतलब रात को हो गया, सुबह उठे लोग, तो अगले दिन जो सिचुएशन थी भोपाल की, भाई साहब लोगों के पास लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, हॉस्पिटल भरे पड़े थे, समझ रहे हो। इस हद तक की सिचुएशन बन चुकी थी कि लोगों के पास कुछ करने के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, समझ रहे हो। वो उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे जैसे अभी जो है ना कि कोरोना आया था कि इसके सेकेंड वेव के अंदर बहुत लोग मरे, पर लोग कहीं ना कहीं उसके बारे में अवेयरनेस थी उनको कि भाई क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर चल रही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वो इंसिडेंस है जिसके अंदर लोगों को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। मैं आपको बोलूं कि आपके घर के अंदर एक छोटा सा गैस की पाइपलाइन लीक हो रही है और आपको खाली इतना पता है कि हाँ भाई नॉर्मल गैस से क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके, होती रहती है, वो तो हम ठीक कर देंगे, कल उठ के सुबह उठ के हम लोग कर देंगे। बट आप रात को सोते हो और वो ब्लास्ट हो जाता है और मर जाते हो, मतलब क्या हुआ उसका? तो वही चीज़ हुई इसके अंदर भी, ब्लास्ट नहीं हुआ था, सब कुछ हुआ, गैस की पाइपलाइन लीक हुई और इस तरीके से लीक हुई कि उसके वाटर उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरीके से वो फैली है कि लोग पानी पी रहे तो उसके अंदर उसका स्वाद मिल रहा है, सांस ले रहे हैं तो वो उनके लंग्स में जा रहा है, उनको डैमेज कर रहा है। और ये एक पॉइजन गैस थी यार, और उनको उसका कोई आइडिया नहीं था। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। ये थे इसके आंसर, जिसके मेन मालिक ये थे। ये आपको आज का जो टिपिकल एरिया आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका उस टाइम का एरिया और ये इसकी फैक्ट्री है, देख लो।
ये आपको उस टाइम का, ये आपका करंट का है। आज की सिचुएशन जिस तरह से भोपाल जो गैस प्लांट है वो इस तरीके का दिखता है। ये दो फोटो दिख रहे हैं, ये फोटो और ये फोटो, ये इसके पुरानी फोटो हैं जो आपको 1984 में खींची गई थी। ये फोटोज़ हैं, ये फोटोज़ हैं, और ये इसके मालिक हैं। ठीक है, ये 92 की ईयर्स के अंदर ही भर चुके थे, बट इनके ऊपर लास्ट में जाके मुकदमा चला और प्रूफ किया गया कि भाई इनके पास बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत ज़्यादा लीकेज किया था अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस में। से प्रूफ हुआ कि भाई इनकी सेफ्टी मेजर्स इतने सिक्योर भी नहीं थे, या और सेकंड चीज़ कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को हायर नहीं किया था कि जो उसके पोटेंशियल को लेके जानते थे। राइट, अगर मैं बोलूँ आपको पुलिस में नौकरी करनी है तो आपको लॉ आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ खड़े हो, आप किसी को रोक रहे हो और किसी के का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरटीओ के कौन से आर्टिकल में या कौन से लॉ के हिसाब से इसके पास लाइसेंस नहीं है, तो मुझे कुछ लॉ के हिसाब से इसको जुर्माना देना है। आपको टिपिकल लिखना पड़ता है कि भाई आर्टिकल नंबर या फिर लॉ नंबर 1 के हिसाब से इसको हमने इस XYZ के आरोप में इसके ऊपर हम लोगों ने इतना फ़ाइन लिखा है या इतना फ़ाइन हम इसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इंसान आरटीओ में जाके अपने फ़ाइन को भरेगा तब वहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करने के बाद उसको फ़ाइन मारा गया है। तो आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई जब लोग वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनको बेसिक नॉलेज नहीं था। समझ रहे हो, आप ऐसे चीप लेबर्स को रख रहे हो जो वहाँ पे सिर्फ काम करना चाहते हैं गधों की तरह, और आपने उनको रख भी लिया। लोग वहाँ पे काम कर भी रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस टाइम की सिचुएशन, इंडिया की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों को काम करना पड़ता था, क्योंकि लोगों के पास वो दूसरा ऑप्शन था ही नहीं ना यार। आज आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक अलग, अभी आप एक अलग जोन के अंदर हो, आप जो करना चाहते हो फ्रीडमली कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपने 10 साल एक कंपनी में काम किया और आपको लगता है कि आपको अपना पैशन फॉलो करना है, आप 11 साल के बाद भी या वो 10 साल के बाद भी आप उस चीज़ को छोड़ के अपना पैशन फॉलो करते हो, आपको मन का मुकर करना हो, तो मतलब होता ये है कि जो आपको करना है आप कर पाते हो, पर उस टाइम पर ये नहीं था। राइट, और उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड सबको पता था कि अगर आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि देखो उस टाइम पे हुआ था कि फॉरेन कंपनीज़ के लिए हम लोगों ने डोर्स को ओपन किया था। फॉरेन कंपनीज़ आई, ऐसी कंपनीज़ आई जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने सब कुछ शुरू किया। उनको पता था कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमको इंडिया के अंदर चीप लेबर मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा सा बहुत बड़ा लूप होल था जिन्होंने इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और उन लोगों ने यहाँ से बहुत पैसा बनाया। क्लियर, आगे जाके इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर साबित कर दिया था हम लोगों ने कि भाई कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ की गलतियाँ थी कि जिनके कारण ये सब कुछ हुआ था। क्लियर, तो ये मैंने आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हम लोग लेके आए 1986 के अंदर हम लेके आए कौन सा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। समझ में आ गया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद उसके एग्जैक्ट 2 साल के बाद हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, जो इस पूरे चैप्टर का टिपिकल पॉइंट है। क्लियर, याद रखना, इसका डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ कुछ हद तक हमने उसको पावर्स दी गई हैं। बाकी सारा का सारा जितना भी कारोबार है इन्वायरमेंट से लगता हुआ, वो सारा का सारा हमने किसको दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी नेशनल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि भाई इस टिपिकल चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप जा रहे हो ना, तो आप एक पेड़ में से एक जो उसका कहते हैं उसकी लीव्स, उस लीव को भी आप तोड़ नहीं सकते हो, पता है आपको। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हो, आप फॉरेस्ट में हो और आपने उस फॉरेस्ट के ऊपर चाहे चल के जा रहे हो और आपने एक खाली उसका एक छोटा जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच, छोटे से छोटी ब्रांच, आपने उसको तोड़ दिया, सर जी आपको आपके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाएंगी ना, आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। समझ रहे हो, ये इस हद तक का बहुत ज़्यादा सिक्योरली और बहुत ज़्यादा हाईली एडवांटेजेस वाला इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को क्रिएट किया गया था, जिसमें इन्वायरमेंट को फुल प्रोटेक्ट करने की बात कर ली थी हम लोगों ने इस पर। और इसी के अंदर हम लोग किसी भी इंडस्ट्रीज़ को अगर किसी इंडस्ट्री के पास इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकता है, अदरवाइज़ वो इंडस्ट्री लाइफ टाइम बंद रहती है। राइट, और कहीं ना कहीं लोगों ने इसके अंदर भी लूप होल्स ढूंढ लिए हैं, जो हम लोग देखते हैं कि भाई अपना गंदा पानी रिवर्स के अंदर फेंक रहे हैं। अब उनके ऊपर धीरे धीरे वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा का पानी का यूज़ या पानी का वेस्टेज किया जाता है, तो एक दो सेक्टर से जिसका सबसे ज़्यादा गया था। एक होता है पानी का सबसे ख़राब यूज़ करते हैं क्लोथ्स वाले, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज, और दूसरी है पेपर बनाने फैक्ट्रीज। ये 2 फैक्ट्रियाँ पानी को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं।
क्लियर। बहुत सारे फैक्ट्री, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वर्ल्ड वाइड सर्वे था, क्लियर, जिसके अंदर ये टिपिकल चूज़ किया गया था कि भाई ये जो फैक्ट्रीज होती हैं वो मोस्ट ऑफली कुछ ज़्यादा ही पॉल्यूट करती हैं, क्योंकि इनका द्वारा देखो आपको देखने को मिलेगा कि जो वहाँ पे कपड़े की फैक्ट्रियाँ होंगी या पेपर फैक्ट्रीज होंगी, ये मोस्ट ऑफली आपको रिवर के आसपास के एरिया में देखने को मिल जाएंगी। तो जो सिंपल सी बात, अगर आप अपना सारा कचरा डायरेक्ट रिवर में फेंक रहे हो तो आप लाइट में ऑटोमेटिक आएगा होगे, ठीक है ना, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि 2011 के हिसाब से 2001 के हिसाब से 12 मिलियंस चिल्ड्रंस ऐसे थे जो बिटवीन ग्रुप ऑफ 5 to 14 उनको चाइल्ड लेबर करते हुए हमने देखा था। मतलब ऐसा सर्वे किया गया था, उनमें हमको देखने को मिला कि 14 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं वो इतने पब्लिक हैं जो लोग इसमें काम कर रही है, और उनके लिए हम लोगों ने 2006 के अंदर चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट हम लेके आए, जिसके अकॉर्डिंग उनको काम करने को नहीं मिलेगा। उनको अगर काम करना भी होगा तो मिनिमम इतना वेजेस उनको देना पड़ेगा। अगर उनको इतना वेजेस नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे उनको काम करने का हक नहीं है, उनको काम करने दिया जाएगा ही नहीं। इनडायरेक्टली ये प्रूफ किया गया था। दूसरी चीज़ थी कि जो लोग किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं उनको इतना पैसा मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर इशू किया गया था, क्लियर। ये कुछ इस तरह का आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो आपका टिपिकल इसके बारे में बताता है, क्लियर। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपको मेन पॉइंट्स था ना, मैंने आपको हाइलाइट्स में समझा दिया। आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? भोपाल ट्रेजेडी गैस वाला, वो मत भूलना, वो आपको लाइफ टाइम याद रखना, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत काम लगेगा, और आपके चैप्टर नंबर 10 के हिसाब से या फिर क्लास 8 के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा वो, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।